परवेज़ मुशर्रफ साहिब अपने खालके जी, हकीकी से जा मिले और उनकी एक लेगेसी है और जी, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अपना एक अनबायस्ड सा व्यू दे दूँ। एनीवे मुशर्रफ बिटर था। फिर ये कहानी चलाई गई आई डोंट नो हाउ ट्रूथफुल इज़ दैट कि जहांगीर करामत को भी जिस तरह उन्होंने छुट्टी कराई नवाज़ शरीफ ने मुशर्रफ की भी करवाने लगा। उन्होंने कहा जहाज़ अपना उधर से लैंड नहीं होने देना। इनके ऊपर 3 कातलाना हमले हुए। ही सर्वाइव्ड ऑल ऑफ देम। फिर लाल मस्जिद हुआ व्हिच इज़ सेपरेट टू दैट। टीटीपी से सेपरेट था। एक सबक ये सीखा कि जो अगर आप स्ट्राइव करते हैं सॉरी कि हमने एक डेमोक्रेसी बनानी है तो ये इस तरह का ये कभी अयूब आ गया फिर कि ये काम जो है ये क्या काम है इनके ये तो काम प्राइम मिनिस्टर्स के हैं बस ताड़े एग्ज़ैक्टली। शहबाज शरीफ आपके शहबाज हाँ, शरीफ को उन्होंने इसमें इनकार कोई कर शक दिया नहीं। तुर्की ने लेने से उन्होंने कहा हम बिजी देखिए, हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इतने कोई बड़े मज़बूत या इतने कोई अवामी लीडर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ना बड़ी तारीखी जुमला उनके मुँह से निकल गया था। उन्होंने कहा था अरे और उन्होंने मतलब हिडन अल्फ़ाज़ में कहा था कि परवेज मुशर्रफ साहिब अपने खालके जी, हकीकी से जा मिले और उनकी एक लेगेसी है और जी, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अपना एक अनबायस्ड सा व्यू दे दूँ। परवेज़ मुशर्रफ क्लेम टू बी उनकी एक बुक है इन द लाइन ऑफ फायर वो मैंने पढ़ी थी कुछ 2000 आई डोंट नो 12-13 में शायद आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली। um, he presented himself as a war hero, as a strong man. मैं पैंसठ की जंग लड़ा हूँ वगैरह वगैरह and you'll find some jingoistic kind of statements and सीना तान के चलना वगैरह वगैरह मुका दिखाना. There was a part of again you grow with time. परवेज मुशर्रफ की वही ट्रेनिंग थी पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, वो एक जंगजू स्टेट बनाई गई है। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इट शुड हैव बीन अ डेमोक्रेसी, इट शुड हैव बीन अ वेलफेयर स्टेट। लेकिन इंडिया के साथ एक हवार बना के रखा। डॉक्ट्रिन के अंदर इन्वॉल्व्ड है कि ये हमारे दुश्मन हैं। ओके, इक्कत अपना वो तुड़वा लिया बांग्लादेश तुड़वा लिया कश्मीर के चक्कर में और अभी तक कश्मीर के चक्कर में पागल हुए हैं वगैरह, वगैरह। ओके, लेट्स जस्ट गो पास्ट दैट। 48 में इन्वेजन की, 65 में उधर इन्वेजन की, इधर से इंडिया ने चढ़ा दिया तो इल्ज़ाम इन्होंने लगा दिया हो जी हमारी रात के अंधेरे में दुश्मन ने बुज़दिलों की तरह हमला कर दिया। उन्होंने उन्होंने जवाब दिया था आपको और फिर 1999 में प्रॉब्लम हुई और कारगिल का ऑपरेशन परवेज़ मुशर्रफ ने अपने तय किया। वाजपेयी बिल्कुल, साहब आए हुए थे पाकिस्तान में लाहौर बस सर्विस शुरू कर दें। नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे चलो जी अब इनको खोला जाए सब बर्फ पिघलाई जाए वगैरह वगैरह इन्होंने कारगिल पे चढ़ाई कर दी। कारगिल में टाइगर हिल्स में जाके बैठ गया। आई रिमेंबर दिस। अपडेट्स आ रहे थे ये वो हम समझ रहे हो जी हूं तो कश्मीर गया ही गया रोज आती थी खबर जी उधर जो उनकी कश्मीर तक जो सप्लाई लाइन है वो इधर से ही जाती है तो बड़ा हुँ, क्रिटिकल था वो इसलिए दैट्स व्हाई दे प्लान दिस बट एनीवे एक मिलिट्री जर्नल ने अपनी मर्जी से ये काम किया और उसमें जो हुकूमत थी जो पाकिस्तान की जैसी भी डेमोक्रेसी है उसके इलेक्टेड लीडर को पता तक नहीं था। तो जब उधर से फिर अमेरिका को भी गुस्सा चढ़ा इस बात पे उन्होंने भी पिन पॉइंट करके कहा जाता है कि इंटेलिजेंस दी सैटेलाइट की पोजीशन थी जिस पे उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ने चुन चुन के बंदों को मारा। कुछ 70 के करीब लाशें वहीं पे गिरी रह गई जिसकी वीडियोस पड़ी हुई है कि इंडियन आर्मी ने उनको दफनाया। शुरू में ऑफिशियल लाइन ये दी गई कि नहीं तो मुजाहिदीन है इनका हम हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मुझे ये भी याद है कि पीटीवी के ऊपर जो कारगिल के जो हीरोज थे पाकिस्तान उनको मेडल्स भी दिए गए थे बाद में। हुँ, तो इट्स एन ओपन सीक्रेट वो पाकिस्तान की फौज थे। लिटिल ग्रीन मैन जिस तरह क्राइमिया में रूस ने भेजे थे ना उनको लिटिल ग्रीन मैन कहते हैं तो ये पाकिस्तान के लिटिल ग्रीन मैन थे। मुशर्रफ साहब की जान में जान वो जान पे बान आई और उन्होंने कहा नवाज शरीफ के पास जाके हाथ जोड़े कि अमेरिका के पास जाएं बिल क्लिंटन को कहें कि हमारी किसी तरह सीज फायर करवाएं तो उन्होंने सीज फायर करवा दी। ये भागे वहां से 73 फौजी वहीं पे छोड़ के चले गए। इट वाज अ डिजास्टर। मैं भी एक ट्विटर स्पेस पे एक फौजी का सुन रहा था पाकिस्तान बड़ा हॉकिश किस्म का पाक आर्मी का पता नहीं कर्नल शर्नल था। वो भी बता रहा था कि यस इट वाज अ बैड कैलकुलेशन लाइक ऑलवेज जब अभी बात कर रहे थे हर चीज मिस कैलकुलेट की है इन्होंने। ऑपरेशन जिब्राल्टर मिस कैलकुलेट किया, कारगिल मिस कैलकुलेट किया, बांग्लादेश मिस कैलकुलेट किया, हर चीज मिस कैलकुलेट की और अभी भी हर चीज मिस कैलकुलेट ही करते चले आ रहे हैं। तो उसका सीगा जो है मुशर्रफ के सर जाता है। एनीवे मुशर्रफ बिटर था।
फिर जी कहानी चलाएगी, आई डोंट नो हाउ ट्रूथफुल इज दैट कि जहांगीर करामत को भी जिस तरह उन्होंने छुट्टी कराई नवाज शरीफ ने, मुशर्रफ की भी करवाने लगा, उन्होंने कहा जहाज अपना उधर से लैंड नहीं होने देना, उसको आर्मी चीफ की चेन ऑफ कमांड ये बदल रहे थे वगैरह वगैरह, बट मुशर्रफ केम और ही हैड अ कू इन अगस्त या मई 1999 में इन्होंने किया। ओके, जेल में डाला नवाज शरीफ को, फिर सऊदी अरब से मुआहदा करके उसको भगा दिया, 10 साल का मुआहदा करके, चलो जी तुम जाओ यहाँ से। फिर ये इमरजेंसी लगाई, फिर बाद में अपने आप को पहले शुरू में चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, फिर बाद में अपने आप को सदर बना लिया, फिर 2002 में इलेक्शंस करवाए, फिर जी वाजपेयी के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश की, फिर आ गए आपके 2003 में आ गए मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह के साथ हाँ जी चलें जी, आगरा गए, ताजमहल में तस्वीरें खिंचवाई, कश्मीर के ऊपर बात जी हम ये करते हैं वो करते हैं, ड्रामेबाजियां की वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी काम ठंडा पड़ गया। फिर यहाँ पर MMA वगैरह ने इनके ऊपर प्रेशर करते रहे कि वर्दी उतारो वर्दी उतारो वर्दी उतारो। मुझे याद है वो जोक बन गया था कि वर्दी उतारो, कहते थे कि नंगा फिर है वो लेकिन मुशर्रफ ने अपनी वर्दी नहीं थी उतारी बिकॉज पावर वर्दी में ही थी। तो खैर आफ्टर सम प्रेशर ही टुक इट ऑफ और जहांगीर करामत को छड़ी दे दी। नहीं, जहांगीर करामत को नहीं, अशफाक परवेज कियानी को। जहांगीर करामत तो पुराना क्या हो ये सॉरी कियानी को छड़ी पकड़ा दी। और ये फिर बीच में लॉयर्स का केस हो गया, सॉरी वो लाल मस्जिद का केस हुआ, वहां से काम खराब हुआ। इन्होंने चुन चुन के वहां पे मारा। वो उस मौलवी का क्या नाम था वो जो बुर्का पहन के भाग रहा था? नाम मेरे भी ज़हन से निकल गया, लेकिन हाँ बुर्का मौलवी अभी भी आया था, उसकी वीडियो आई थी अभी, वो बड़ा 2 नंबर मौलवी, 2 भाई थे वो, बुर्का पहन के भाग रहा था, उसको टीवी पे लगा के खूब बेइज्जत किया। मुझे वो भी याद है कि मुझे ये भी याद है वो पहले इन्होंने ना चाइनीज वहां पे मसाज पार्लर बने हुए थे, तो ये आंटियां जो थी ना ये इनकी लाल मस्जिद वाली, वो जाग वहां पे उनकी ठुकाई करने लग गई। तो चाइना ने डंडे लेके बकायदा बुर्के पहन के डंडे से चढ़ाई हुई। हाँ, और गंदी फिल्में मुजरे शुजरे, वो हाल रोड पे भी, वो तो खैर हाल रोड लाहौर में था। एनीवे, तो इन्होंने कहा जी लाल मस्जिद के अंदर ऑपरेशन करते हैं। मुझे याद है ये सारे लोग जो थे ना जर्नलिस्ट उस वक्त के, हामिद भी वगैरह, वो कह रहे थे हाँ जी स्टेट की रेट को चैलेंज किया, मारो। इन्होंने मारा टिका के बहुत सारों को, वो जी गले पड़ गया। और ये 2000 और इनके ऊपर इस वक्त ये वॉर ऑन टेरर उस वक्त पीक पे थी। 2004-5 में TLP फॉर्म हुई, बहुत बेतहाशा किस्म, अब्दुल अजीज यस, बेतहाशा वहां पे हमले हो रहे थे, लोग मार रहे थे पाकिस्तान में। मैं किसी को जानता था जो इकबाल टाउन में भी मून मार्केट में एक हमला, खुद कुछ धमाका हुआ था, कुछ बहुत सारे, कुछ 70-80 लोग मर गए उसमें। आई न्यू समवन, वो भी उसमें मर गया था। तो एनीवे, इनके ऊपर 3 कातलाना हमले हुए, ही सर्वाइव्ड ऑल ऑफ देम। फिर लाल मस्जिद हुआ, व्हिच इज सेपरेट टू दैट, TTP से सेपरेट था। फिर हो गया जी क्या चीफ जस्टिस का क्या नाम था, इफ्तिखार चौधरी के साथ फटा चल गया, रेफरेंस दिया, लॉयर मूवमेंट हुई, फिर उसके बाद काम खराब हो गया। फिर इलेक्शन हो गए 2008 के, और फिर जरदारी आए, उन्होंने कहा हमने आपको इम्पीच कर देना है, इस्तीफा दे दें, तो इन्होंने इस्तीफा दे के भाग गए। कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहे, फिर इंग्लैंड वगैरह जाने लग गए, इंग्लैंड और दुबई, फिर वापस भी आए, इनके ऊपर मुकदमा चला, कहते मैं रिस्पॉन्स करूंगा वगैरह वगैरह। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन्होंने पार्टी भी बनाई, उसकी कोई अहमियत नहीं हुई, कोई चली नहीं ज्यादा। ही वेंट इन द बैक बर्नर, एंड ऑफ स्टोरी। ये पूरी एक मैंने खुलासा आपको बयान किया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अब हमने जब बाद में इसको देखा तो एक इम्पोर्टेंट वैसे पॉइंट रह गया कि जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, तो उन्होंने फिर मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो ट्रीजन का केस आर्टिकल 6 के तहत जो है वो मूव किया, और कुछ अरसा तो वो चला, लेकिन उसकी कुछ हेयरिंग्स वगैरह भी हुई। और उसके बाद फिर सजा वगैरह जब होनी थी, यानी कि जब वो सारा मामला, उससे पहले मुशर्रफ साहब को जो है ना ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था बाहर। वो पहले भी यानी कि हॉस्पिटल में उस तरह थे कि उनको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उनको वो आना तो उन्होंने कोर्ट था, लेकिन उनका जो रूट था उसको मूव करके सीधा एयरपोर्ट पहुंचाया गया। ये हुआ था जो आपके चीफ साहब थे कियानी साहब के बाद, राहील शरीफ। हाँ, तो उनके दौर के अंदर उन्होंने फिर उनको बाहर भिजवाया, और उसी बाहर जाने के कुछ अर्सा बाद अदालत ने 2016 में हुआ था ये काम। जी, तो अदालत ने जो है ना वो इनको बड़ी वैसे वो तो बर्बरियत वाली सजा है, मैं तो इससे टोटली एग्री नहीं करता। यस, इट वाज अ वेरी स्टूपिड, और वो फिर रिवर्स हो गई थी।
उसमें कहा था कि हाँ इसकी अगर ये मर भी जाए तो वापस आके पता नहीं चौक पे लटकाया हाँ, जाए। चौक पे, डी चौक पे इसको लटकाया हाँ, जाए, ये वो, तो दिस इज टेरेबल, दैट वाज। obviously barbaric and stupid. हाँ, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एक इतना बड़ा जज जो है इतनी एपेक्स कोर्ट का, वो इस तरह एग्जैक्टली की ये सजाएं ये जो हैं वो तजवीज़ ये कर रहा कोई दाइश की नहीं है, ये सो कॉल्ड एक है। हुँ, सिविलाइज्ड कंट्री की अपनी तरफ से एक बनी हुई है। दीज आर ऑल इडियट्स। हुँ। तो खैर उन्होंने उसको डंडा भी किया था मेरा ख्याल फौज की तरफ से। इट वाज रिवर्स्ड आफ्टर सम टाइम। सो वो जज जो हैं वो वैसे, जस्ट एफवाईआई, ही इज डेड नाउ, अपेरेंटली ही डाइड ऑफ कोरोना और समथिंग, लेकिन यस ये यस भी चहम गोइयां की जाती हैं कि उनको जो है ना सुला मरवाया। दिया गया हाँ है। हाँ हाँ, बिकॉज ही डाइड सडनली इन 2020 आई थिंक समथिंग लाइक दैट। हाँ जी। अच्छा, तो ये इनकी कहानी है 2016 में। आई थिंक दैट्स द टाइम जब वो वापस उधर दुबई चले गए, फिर उसके बाद ही नेवर केम बैक, और फिर हमने देखना शुरू किया। अब हम देख रहे थे, मैं देख रहा था अभी जब ये मरे तो दो तरह के ग्रुप्स आ गए। चलो एनीवे उस पे मैं अपनी राय दे दूं, फिर आपकी भी राय लेते हैं कि आपकी क्या राय है। एक सबक ये सीखा कि जो अगर आप थ्राइव करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, सॉरी, कि हमने एक डेमोक्रेसी बनानी है, तो ये इस तरह का प्रोटो, ये कभी अयूब आ गया, फिर चलो अयूब के बाद तो जनरल इलेक्शंस हुए, तो उसके बाद ही कोर्स करेक्शन कर लेते हैं, ज़िया-उल-हक का आ गया, फिर मुशर्रफ आ गया। इस तरह हुकूमतें पैरेलल सिस्टम के साथ चल नहीं सकती। जो भी इनलाइटेंड मॉडरेशन का टीका लगाने की कोशिश की, गांधी साहब को पॉपुलराइज करने की कोशिश की, टीवी पे लाकर बैठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त सूट करता था इनको इनलाइटेंड मॉडरेशन, वो सारा किया कराया खे में घुस गया, खे पड़ गई उसके अंदर, बिकॉज इट डजंट वर्क दैट वे। जो भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए वो लाने उसी के थ्रू चाहिए, और इतना करप्ट सिस्टम है कि जो मुशर्रफ को जो सजा भी जो सुनाई गई थी, वो 99 के कू के ऊपर नहीं दी गई थी, बिकॉज उसको वैलिडेट कर दिया गया था पाकिस्तान की ही जुडिशरी ने। ये जो 90 हुँ, 2007 में जो लगाया था ना इमरजेंसी, जो ये इमरजेंसी जो लगाई थी, हाँ। इसके ऊपर इफ्तिखार चौधरी के लाहौर ऊपर, ये हुँ, उसके ऊपर सजा दी गई। हुँ, तो जो उस उसको भी उसको भी कुछ कहते थे, वो जो जो बेंच था, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था जिसने उसको लेजिटिमाइज किया था, आई एलएफओ, फॉरगॉट द नेम। एलएफओ का, एलएफओ के एलएफओ जजेस कहते थे, थे। लीगल हाँ फ्रंट ऑफ एलएफओ, ऑर्डर। यस यस यस, एलएफओ के जजेस। हाँ, तो ये कोई भी काम देर पा नहीं हुआ, एंड पीसीओ, ही सॉरी, हैज पीसीओ जजेस। पीसीओ जजेस, यस हाँ, पीसीओ जजेस, पीसीओ, यस यस हाँ। पीसीओ। हाँ एलएफओ पहले आया था, बाद में पीसीओ वाला बाद में हुआ हाँ था। हाँ जी। हाँ, तो वो गाली बन गई थी पीसीओ जैसी। तो फिर बाद में मुशर्रफ ने फिर वो मुशर्रफ ने फिर एनआरओ किया, इनको वापस लाए, वो भी इसके गले की हुँ, हड्डी बन गई, एंड ही इवन अपोलोजाइज फॉर इट, बट अगेन इट डजंट मैटर। वो जो 9 साल में जो बाहर से जो डॉलर है, जिसकी वजह से लग रहा था इकोनॉमी ऊपर जा रही है, वो सब एक एक शराब था, उसका हकीकत से कोई खास ताल्लुक नहीं था। और यही हुआ कि जब वो फिर बाद में काम खराब हो गया। एनीवे, तो डिक्टेटर ठीक है, ये वो स्टालिन या मुसलिनी टाइप के डिक्टेटर नहीं था वो, ही वाजंट दैट काइंड ऑफ डिक्टेटर। एक ही लेगेसी है कि उसने चैनल्स को ओपन कर दिया, मीडिया को फ्री कर दिया, दैट क्रेडिट विल गो टू हिम। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द ओनली केस ऑफ अ डिक्टेटर जिसने हुँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ाया एज अपोज्ड टू उसको कम करना। दैट्स अनहर्ड ऑफ। आई डोंट नो, होगा कहीं पे कोई एग्जांपल। गोरबाचोव का सुनने में आता है कि ही ट्राई टू ओपन अप द सोवियत यूनियन, बट इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड। इसको भी बैकफायर किया। एनीवे, तो इस तरह की चीजें आगे चलती नहीं है। अब पाकिस्तान में लेगेसी क्या है इनकी, मैं देख रहा था, बड़ी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। सिंध वालों ने, कराची वालों ने इसको बना दिया महाजिर इशू, कि देखो जी हमारे यहाँ तो उधर भी एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है। बट हैविंग सेड दैट, जो लेगेसी है, आई थिंक इट्स अ डार्क लेगेसी, और शायद इनको अब समझ आ जाए, लेकिन अब मुझे लगता है पानी, I don't know. I'm very pessimistic about the future of Pakistan, but I think that's just my opinion on that. But how do you see that? आप क्या समझते हैं, क्या लेगेसी है मुशर्रफ साहब की, क्या सही हुआ, गलत हुआ, where did he go wrong? Just to give us an overall view. देखें, जस्टिफाई तो किसी तरह भी, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, कू लगाना को तो किसी तौर जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना उसकी कोई दलील दी जा सकती है। जो मर्जी मुल्क के हालात थे, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये एंटाइटलमेंट समझती है फौज, और आप मतलब बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो कि ये ऐसा वाहिद कू था जो कि मुशर्रफ साहब वाज़न्ट इवन ऑन द ग्राउंड और नीचे से कू हो गया था। जो जो 2 जनरल्स थे, कोर कमांडर्स जो थे, एक कराची वाले और एक दूसरे, आई थिंक 10 कोर के, नाम मेरे अब ज़हन से निकल रहे हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं। तो ये आप ये देखें कि फ़ौज का मूड उस टाइम ये था, और उनको
पहले से ये डायरेक्शन थी कि अगर नवाज शरीफ ने, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो इनके पास भी थी ना कि मामला इस तरह के चल रहे हैं, तो ये ऐसा कू था कि जिसमें जिस बंदे के नाम पे कू लगा है वो बंदा ऑन ग्राउंड मौजूद भी नहीं है, ठीक है। तो इसको तो जस्टिफाई बहरहाल किसी he तरीके से नहीं। tried to take plausible deniability, जिस मैं आपकी इसमें राय लेना, क्योंकि ये भी बहुत देर तक मिथ बनी रही थी जब तक भी ही वाज इन पावर, फिर बाद में मामला ठंडा हो गया कि ही यूज दैट एज एन एक्सक्यूज कि मैं तो हवा में था, वो तो लोगों ने, मेरे जो जो लॉयलिस्ट थे उनको खुद ही पता चल गया कि देखो इसके साथ ज्यादती हो रही है, दैट्स व्हाई दे डिड द कू, मैंने तो किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, ही सेड दैट। लेकिन आई हाँ, थिंक दैट्स लेकिन जस्ट, वो आई बिलीवेबल थिंक ये बात उंगलियों से मिट्टी नहीं। झाड़ना है, बिकॉज़ व्हेन ही डिड हाँ, कम बैक ही शुड हैव रिवर्स्ड द थिंग। हाँ, बिल्कुल, ही कुड हैव लेफ्ट सिंपली कि भाई नहीं ये हम वापस करते हैं इक़्तिदार। उसने फिर पूरा लवाज़मात किए, नवाज़ शरीफ को अंदर कराया, सारा कुछ किया, ये वो सारी बातें। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि उस एक्ट को तो किसी तौर पे जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि हारिस देखें, कोई भी लीडर हो, कोई भी ना एब्सोल्यूटली कोई बहुत ख़राब होता है, ना एब्सोल्यूटली कोई बहुत सही होता है। तो कुछ चीज़ें मुशर्रफ दौर में ऐसी ज़रूर थीं, जिनको अगर सिर्फ़ एक सिंगल विजन के साथ देखा जाए तो अप्रिशिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, इसके ऊपर बेशुमार स्टैटिस्टिक्स लोग खुद भी देख सकते हैं। पूरे जो 7-8 साल का अरसा था उसके अंदर जो पीकेआर टू डॉलर का जो रेट था वो फेयरली कंसिस्टेंट था। वो इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं रेट वाज़ फेयरली कंसिस्टेंट। वो नहीं ठीक है, आप लेकिन वो कहेंगे कि वो डॉलर आ रहे थे बाहर से, आ रहे थे, आई डॉलर अंडरस्टैंड भी दैट। आ रहे थे, लेकिन जो 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 60 रुपए पे जो रखा हुआ था वो भी तो एक हुँ। आर्टिफिशियल तरीके से ही रखा हुआ था ना। नहीं, 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 वो आर्टिफ़िशियल उस टाइम नहीं था। वो उस टाइम नहीं ये शौकत अज़ीज़ वगैरह के दौर में वो रियल ही था, उसमें बल्कि पहले ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था, वो काफ़ी हद तक फ्लोटिंग रेट ही था, उसमें इतना मसला नहीं था। हाँ, टुवर्ड्स द एंड जो है वो बाद में फिर मसले-मसाइल शुरू हो गए थे जब डॉलर्स वगैरह थोड़े-से कमी हुई थी, लेकिन उसकी एक वजह मुल्क में पॉलिटिकल टर्मॉइल भी था, क्योंकि ये मत भूलें कि ये जब लॉयड्स मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो ये 1-2 साल चली है और पूरा फुल पॉलिटिकल हैवॉक था मुल्क के अंदर, जगह-जगह हड़तालें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाल मस्जिद हो गई। तो उसके जो आखिरी साल थे ना, ही वाज़ आई वुड से कि अनलकी इन दैट सेंस, अदरवाइज़ हो सकता है उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती, क्योंकि जो उसके जो मिडल ईयर्स थे ना, यानी कि समझ लें 2003 से 5-6 तक बड़े-बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। आप लाहौर की मिसाल ले लें, 1122 आई, अंडरपासेस बन रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, ये सारी चीज़ें। मैं बिल्कुल किसी तौर पे भी मुशर्रफ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं उसके टोटली उस एक्शन के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें बेहतर हुई थोड़ी कुछ हवाले से, एक हवाले से। और फिर ठीक है, था तो वो डिक्टेटर ही, उसको जाना चाहिए ही था और वो चला गया। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान मुल्क को हुआ ना, कि ये जो हर वक़्त डेमोक्रेसी के ऊपर जो तलवार लगी रहती है ना, आज भी जो लटकी रहती है कि जी कू ना हो जाए, कू ना, ये हम करेंगे तो कू ना हो जाए, हम किसी, ये क्या वजह है? ये कौन से मुल्क में होता है कि जनाब जब चीफ की अपॉइंटमेंट होनी होती है हर 3 साल बाद, तो पूरा मुल्क का मीडिया उनको तड़फनी लगी होती है। यानी कि पूरा मुल्क सारे मसले इकोनॉमी के साइड पे, टेररिज्म के साइड पे, हर चीज़ साइड बर्नर पे चली जाती है और सिर्फ़ ये डिस्कस हो रहा होता है कि जी चीफ साहब कौन आएँगे। ये इस चीज़ से हमें हटना पड़ेगा। इस पोस्ट की इम्पोर्टेंस को कम करना पड़ेगा। इट्स जस्ट अनदर पोस्ट ऑफ एन इदारा व्हिच इज़ रिपोर्टिंग टू नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर, व्हिच इज़ रिपोर्टिंग टू द डिफेंस मिनिस्टर। यानी कि उसकी ये हैसियत है उस इदारे की। लेकिन मसला ये है कि अब अ, जो हालात बने में जो डिफैक्टो पावर उनके पास है, वो इस तरह कम नहीं होती। नहीं लेकिन और वो अपनी टर्म पूरी करते हैं 2-2 दफा कंसिस्टेंटली 6-6 साल पूरे करके हाँ, जाते हैं। पर उनको कोई कुछ नहीं रोकता। वजीर हाँ, आजम यहाँ पे उतने देर रहते नहीं है। हाँ। तो और बाकी नवंबर में, हर 3 साल बाद नवंबर में थर्ड में चाहिए होती है, यू आर राइट। हर 3 से एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। तो ये इस चीज़ को खत्म So होना what do you चाहिए। think will be his legacy? How will he be remembered? I feel नहीं, he sorry will in be a remembered sense. like any other dictator that we previously had. For example, अयूब खान की आज भी लोग ये बातें करते हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के तेरे बाद। जाने के दो बाद। दो दो 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है कि जनाब अयूब खान के दौर में हम जनाब एशियन टाइगर थे, कोरिया से लोग आके प्लान्स ले रहे, पाकिस्तान के 5 साला 10 साला प्लान्स, ठीक है। और दूसरा ग्रुप वो है कि भई अयूब खान जैसा गंदा बंदा आया ही नहीं, क्योंकि उसने वो बुनियाद रखी इस मुल्क के अंदर, रास्ता खोला इन चीज़ों जर्नैलों का। और दोनों फेयर पॉइंट्स हैं। अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो दोनों पॉइंट्स में ट्रूथ तो है। नहीं लेकिन अगर आपने आमरीत लानी है, यूब ने जो किया वो फातिमा जनाह के ऊपर चढ़ के ही किया ना। आई मीन डेमोक्रेसी चले ठीक है, उस वक़्त तक तो इलेक्शंस भी नहीं हुए हुए थे कोई। आई मीन हुँ, मुझे तो बड़ी हैरत होती है, वो कितने वज़ीर-ए-आज़म थे, हमें किसी का भी नाम याद नहीं है।
लियाकत अली खान के बाद कितने थे वो, सिकंदर मिर्जा वगैरह कोई एक दो इस तरह के थे, वो कुछ भी नहीं नून भी पता। था कोई, और 10-12 तो एक साल के अंदर ही मेरे से चेंज हो गई थी, 7-8 ही, वो तो बहुत है। अब वो वही ना, उसको कंटेक्चुअलाइज करके बहुत से लोग उसकी जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं, बट द पॉइंट इज हमें असूली मौकफ की बात करनी है ना, तो असूली मौकफ तो यही है कि भाई नहीं, जो जैसे मर्जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो है वो चेंज हो रही हो, प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हो, जो मर्जी है, फौज का ये काम नहीं है कि वो मुल्क को जो है इस तरह यूजर्व कर ले पावर, दैट कैन आपको नेवर बी। लगता है कि अब ये रवाज जो है, अभी ये जो नए जो आए हैं, आसिम मुनीर साहब, अभी मैं देख रहा था कि कह के गए हैं गल्फ स्ट्रीम उनका जा रहा है लंदन, लेकिन वहां से आगे अमेरिका भी निकल आया और कुछ नहीं, सीक्रेट आई मीटिंग थिंक नहीं, करके नहीं, आना। हारिस वो व्हाट डिनाई इज हो दिस? गया। वो आईएसपीआर ने डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा ये नहीं, लेकिन रूमर वो था। उसके जो गल नहीं, लेकिन जो आपके जो गल्फ स्ट्रीम का जो रडार होता है ना, वो तो उसने निकाल के लगाया उसके ऊपर, हम यू कैन सी कि वो जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। आई डोंट नो, मैं तो ऑफिशियल पोजीशन उनकी मैंने ट्विटर पे देखी है, डीजीआई वो ऑफिशियली तो जो। वही, लेकिन वही तो सारा मुद्दा है ना कि एनीवे यू आर राइट, इट्स हाँ, जस्ट इट बिकम्स इट गोज इनटू अ कंस्पिरेसी थ्योरी, लेकिन पॉइंट फिर भी यही आता है कि ये काम जो है, ये क्या काम है इनके, ये तो काम प्राइम मिनिस्टर्स के हैं। बस ताड़े एग्जैक्टली। शहबाज शरीफ, आपके शहबाज हाँ, शरीफ को उन्होंने इसमें इनकार कोई कर दिया शक नहीं। तुर्की ने लेने से। उन्होंने कहा हम बिजी हैं। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब इतने कोई बड़े मजबूत या इतने कोई अवामी लीडर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ना बड़ी तारीखी जुमला उनके मुंह से निकल गया था। उन्होंने कहा अच्छा। था, और उन्होंने मतलब हिडन अल्फाज में कहा था कि मैं पीएम हाँ, मैं पीएन कोई नहीं। तो बेसिकली वो ये, और ये बात ठीक है, और ये बात नवाज शरीफ ने भी बहुत दफा की है कि एक एक मुल्क में दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, विच इज फेयर, विच इज एब्सोल्युटली राइट, कि तो ये नहीं हो यूथियों को भी अब सकता। समझ आ गई है वैसे, यूथिया भी हाँ, अब आजकल लेकिन यूथियों ने जब तो ये बहुत एलान बेनिफिशियरी, जंग किया हुआ इस वक्त। मुझे यूथियों से बिल्कुल कोई हमदर्दी इस मामले पे इसलिए नहीं है, क्योंकि ये जब बेनिफिशियरी थे, जब ये उनके कंधों पे चढ़ के आ रहे थे, तब उनकी बड़ी तारीफें, तब ये बूथ एक पेज पॉलिसी बने हुए थे। एक पेज पे, हाँ, ये असल हाँ। मोची तो ये थे। और अच्छा। और अभी भी उन्होंने तो सबक सीखा हुआ है ना, खैर वो भी मजे ले रहे हैं इस वक्त, लेकिन अभी भी इमरान खान की तो डिमांड ही ये है कि हमारे पेज पे आ जाएं आप। अगर आ गए तो इन्होंने फिर दोस्ती कर लेनी है उनके साथ। हाँ, और ये मैं ज़रूर बात रखना चाहता हूँ, ये बहुत से लोग ना, ये जो डेमोक्रेसी वाले हैं ना, मुझे इस बात पे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मैं ये कहने से बाज नहीं आऊँगा। वो ये है कि इन 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 सियासतदानों को आप स्कॉट फ्री नहीं जाने दे सकते। ये लोग जब भी कू लगता है ना, ये गोद में बैठने के लिए तैयार होते हैं। मुशर्रफ साहब ने जब कू किया था, और जब उन्होंने ये सियासी पार्टियों को बुलाया था ना, तो कुछ लोगों को छोड़ के, नून लीग को छोड़ के, क्योंकि वो तो अफेक्टेड पार्टी थी, यस। बाकी ये जितने ये मौलवी, तो ये इमरान खान, तो ये सारे सारे जनाब जाके बैठ गए थे। और पीएमएलक्यू का तो बनना ही, वो तो किंग्स पार्टी इसको कहा जाता था, कि सेलिब्रेट जब किया तक। था इन सारों ने। हाँ, एग्जैक्टली। इन्होंने अपनी पार्टियों के साथ भी गद्दारी की, ये जितने लोग थे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, ये लोग खुद तैयार रहते हैं, ये लोग खुद इंतजार में रहते हैं कि हमें उधर से क्या इशारा आएगा तो हम चलेंगे। इतना भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि वो जनाब वो कुछ भी कर ले। आखिर जो लोग हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि स्टैंड लेते हैं, उन्होंने अपनी सीटें खोई हैं, लेकिन क्योंकि इनके पर्सनल इंटरेस्ट भी सियासतदानों के भी, दे वांट टू बी इन पावर रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी इज इन द पावर। ठीक है? तो ये वो लोग हैं जो कि इनके इनके बाप दादा परदादा अंग्रेजों के दौर से जो है ना, ये लोग हुकूमतों का स्टेटस हिस्सा को। रहे। हाँ, या स्टेटस को एग्जैक्टली। तो इनको स्कॉट फ्री, मैं तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किराए के टट्टू हैं इस तरह के पॉलिटिशियंस, जो कि हर वक्त तैयार रहते हैं। और एक बस आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये मुशर्रफ साहब के फौत होने पे मैंने देखा ट्विटर के ऊपर बड़ी एक्सट्रीम किस्म की ओ यस, स्पेसेस गाली वगैरह गलौच में हैं। और बड़ी, और हाँ, यस। और कुछ कुछ स्पेसेस का टाइटल इस तरह का रखा गया कि कुत्ता मार गया। आई थिंक दिस वाज इन वेरी बैड टेस्ट। आप जितना मर्जी, ठीक है, उनको उनके कामों को बुरा भला भी कहें ये वो, लेकिन आखिर कोई इंसान को आप जनाब इस तरह गालियां दे के और वो कर रहे हैं। मैं मुशर्रफ का कोई सपोर्टर बिल्कुल ना हूँ, ना था पहले कभी, लेकिन ये रवैया जो है ना, मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि ये भी एक्सट्रीमिज्म की एक फॉर्म है मेरे नज़दीक, कि आप बिल्कुल इंसान को जो है वो इंसान भी ना समझें, और उसको ऐसे जानवरों मत से तशबीह दे के कि जी कुत्ता मर गया। आई थिंक मैं तो इस रवैये को सपोर्ट नहीं करता। यानी आप गाने को सपोर्ट नहीं करते, एक दिन मर जाएगा डैना की मौत। आप आप नॉट हैप्पी, ऑब्वियसली नो, यू आर राइट कि एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होती है, एंड यू हैव एग्जैक्टली। टू, पार्लियामानी जबान होती है। लोग कुछ सीएनएन पे आपको नजर आता है कि लोग वो पुतिन को मोफो कह रहे हो या गालियां दे रहे हो। यू कांट एग्जैक्टली। डू दैट एग्जैक्टली। ऑब्वियसली। मुरली बहन कह रहे हैं कुछ लोग मुशर्रफ को का सपोर्ट बहुत करते हैं
कहते हैं कि उसकी लीडरशिप के टाइम में पाकिस्तान बहुत रिच था। क्या ये सच है? नहीं, कोई सच पूछ नहीं है। अभी खैर उन्होंने एक नजरिया दिया कि एक इकोनॉमी स्टेबल थी, वो लग ऐसे ही रहा था। इसके ऊपर मैंने एक दो बार सोचा था कि अगर हम देखें क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी? नो। आईटी पे उसने काम करने की कोशिश की थी, उसी वक्त इंडिया आईटी में ऊपर जा रहा था। टेक्सटाइल में कहते हैं कि टेक्सटाइल को थोड़ा सा उसने पुश किया था, लेकिन एक्सपोर्ट को खास नहीं बढ़ी थी। और जो रुपया मुस्तहकम हुआ था वो उसमें डॉलर्स आए थे बाहर से, जिसकी वजह से वो एक टेम्पररी सोल्यूशन था, जिसकी वजह से जैसे वो काम खत्म हुआ तो खत्म हो गया काम खराब। और लोग इसको जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ी एक पाई जाती है राय कि वो जी जब भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं ना तो वो करप्ट नहीं होते, इसलिए उस वक़्त मुल्क की इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है। हालाँकि हमारे मिलिट्री के लीडरों से करप्ट कोई है ही नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि वो उस वक़्त इकोनॉमी इसलिए सो कॉल्ड लग ऐसे रहा होता है बेहतर आ रही है क्योंकि उस वक़्त बाहर से डॉलर आ रहे होते हैं। ज़िया के वक़्त भी फ्रंट लाइन स्टेट थे, सोवियत यूनियन के खिलाफ अफ़गान जहाद को प्रमोट कर रहे थे। और अब भी अफ़गानिस्तान की जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ था उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो डॉलर आ रहे थे बाहर से। सो दैट्स द रीज़न। तो वो लोगों को ये लगता है कि बड़े ईमानदार और बड़े ज़बरदस्त थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये करप्शन है, अब तो इनकी सबकी पता है, ये उनसे भी आगे हैं। हाँ जी, हज़रत। हज़रत! क्या क्या हाल है मोहतरम? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक सर, ऊँचा बोलें थोड़ा। ऊंचा बोल रहा हूँ। मेरे आवाज आ रही है अब? अब आ रही है। जी जी। अच्छा, मैंने सिर्फ ये 2-3 बातें करनी चाह रहा था। ये मुशर्रफ साहब पे बात करनी चाह रहा था मैं। अच्छा। सिर्फ कर ये दे। कहना चाहूंगा कि जब एक बंदे ने आइन ही तोड़ दिया तो वो चाहे कुछ भी कर ले, वो दुरुस्त नहीं होगा किसी भी सूरत। आई डोंट थिंक एनीवन चाहे इज़ वो डिफेंडिंग हिम। लेकिन कोई भी डिफेंड नहीं, नहीं कर रहा चाहे उसको। नहीं, जब वो अपने आप को मनवाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करेगा, क्योंकि वो इलेजिटिमेट है, यस। तो लाजमी बात है उसको लेजिटिमेसी चाहिए। तो वो उस लेजिटिमेसी को बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसे काम तो करेगा ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये कोई अब उसको कोई नहीं, आप इसका पॉइंट समझ आप, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम है, लेकिन अगर कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों ने ये तो नहीं ना कहा ये लो जी आपने पैसे भाड़ में गए, हमने फैक्ट्री नहीं लगानी। ऐसा नहीं होता। पॉइंट ये है कि जब आप किसी की ओवरऑल लाइफ को देखते हैं तो आप देखते हैं उसने ये काम गलत किया, फिर उसके बाद उसने ये काम किए, ये काम भी हुए उसकी जिंदगी में। सो दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको और हमें सिर्फ हमारे जो करता धरता है, अब जो मैं करता धरता कह रहा हूँ उसको आप समझते हैं, उनकी मेंटेलिटी को समझना चाहिए ना सर। हाँ, तो पता है उस बात का हमें। बस ये सारी कहानी है। अभी भी मुमकिन है कुछ दिनों बाद ऐसी ही एक और नई कहानी शुरू हो जाए। एनी हाउ, ये बात हो गई। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।